देश की आज़ादी के बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सरकार कांग्रेस ने चलाई है, चाहे बात केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की। लेकिन पिछले लगभग 36 साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार से बाहर है, यानी वो विपक्ष की भी भूमिका निभाने में एक तरह से नाकाम है। और केंद्र का हाल भी आपको मालूम ही है कि लगभग 10 साल हो गए हैं और कांग्रेस सत्ता से बाहर है। उस कांग्रेस में क्या कुछ होता रहता है ये तो आप देखते रहते हैं, लेकिन गाज़ियाबाद में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। गाज़ियाबाद के अंदर नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। सतीश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ खट्टी मीठी बल्कि ज़्यादातर खट्टी बातें करने के लिए उनको हमने बुलाया है। सतीश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप गाज़ियाबाद के नए जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या सोचकर बने हैं? एक सोई हुई या बल्कि कहा जाए मरी हुई कांग्रेस को खड़ा करने के लिए आए हैं, या अपनी राजनीति कैसे करेंगे? ये एक बड़ा कड़वा सवाल है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी विरासत रही है। देश की आज़ादी से लेकर देश को बनाने तक कांग्रेस ने काम किया है। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम पिछले लगभग 36 वर्षों से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हैं। लगभग 40 वर्ष हमने यूपी में काम किया है। कांग्रेस की सरकार में प्रदेश ने जितना विकास किया उसका अगर आप पैमाना माने तो तमाम नए नए शहर, सड़कें, बिजली, स्कूल, अस्पताल, तमाम चीज़ों में उत्तर प्रदेश ने नाम कमाया, तरक्की की। जब से कांग्रेस के लिए तब से उत्तर प्रदेश का हाथ बुरा है। आज की सरकार ने इस प्रदेश को बिल्कुल नरक बना दिया है, चाहे आर्थिक मोर्चे पे हो चाहे सामाजिक मोर्चे। लेकिन सतीश शर्मा जी, आपने एक बड़ी विवादित बात कही जिसका कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा कि ये प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है। ये प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है या कांग्रेस का दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य है कि आप सत्ता से बाहर हैं? ये थोड़ा सा यहाँ पर इस पॉइंट को मैं इसलिए क्लियर करना चाहूँगा। देश की या जनता की या प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये तो आपके कृत्य हैं या कोई आपकी खामी है? आपको जनता ने अगर नकारा है तो इसके लिए दुर्भाग्य आपका है। सवाल आपसे बनता है, जवाबदेही आपकी है। देखिए, परिस्थितियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था ऐसी आई कि जिसने प्रदेश की उस सच्चाई को छुपा करके देश में एक वातावरण ऐसा पैदा किया कि जिससे लोगों को लगा कि कांग्रेस हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। सच्चाई के जो विपरीत था, जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत ये महल बनाया, तो इसका दुर्भाग्य प्रदेश के साथ कांग्रेस का भी ये दुर्भाग्य है कि हम लगभग 36 सालों से बाहर हैं। लेकिन इसके लिए जो दोषी हैं, आज उस दोष की सज़ा उत्तर प्रदेश की पूरी जनता भुगत रही है। सतीश शर्मा जी, आपने कहा कि जनता भुगत रही है। आप कहते हैं कि मैं सच लिए बाजार में बैठा रहा, झूठ वाले झूठ बेचकर निकल गए, ऐसा आप शायद कहना चाहते हैं कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हुआ, आपको बदनाम किया गया। लेकिन आप आज जिलाध्यक्ष बने हैं। एक ज़माना था कि जब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की इतनी पावर होती थी कि वहाँ की जनता, उस जनपद की जनता प्रशासन के या पुलिस के पास जाने से पहले अपनी शिकायत या अपनी कोई भी परेशानी या अपनी कोई भी मांग लेकर जिलाध्यक्ष के पास जाने की सोचते थे। आज आपकी पूरी पार्टी ही कहीं ना कहीं हाशिए पे है। जिलाध्यक्ष की तो मैं समझता हूँ बात ही क्या करनी है। क्या लगता है ये सब कुछ एकदम हो गया या कहीं आपकी भी कोई कमी थी? आप स्वीकार क्यों नहीं करते? देखिए, कांग्रेस के समय में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता था। लोग शिकायतें लेकर जिलाध्यक्ष के पास आते थे इस आशा के साथ कि हमारी सुनवाई होगी, हमारी मदद होगी, और उसका परिणाम मिलता था। जब कांग्रेस के अध्यक्ष अधिकारियों के पास जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, लोगों के काम होता था, सुनवाई होती थी। आज सारी सत्ता एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित होकर रह गई। आज भाजपा की जो प्रदेश में सरकार है, सिवाय योगी जी के पूरे प्रदेश के अंदर किसी नेता की नहीं चल रही है। आज हम अपनी बात नहीं कर रहे, आप उनके सत्ता के अध्यक्षों को देख लीजिए, उनके सत्ता के विधायक और सांसदों को देख लीजिए। देख करके आपको वातावरण से ऐसा लगेगा कि सत्ता जो है व्यक्ति विशेष के पास केंद्रित होती जा रही है, जो आम जनता की सत्ता नहीं थी। जो हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि ये सत्ता जो है आम जनता की हो, जो हमारे संविधान की मूल भावना है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार। आज हम उस अपने से मूल सिद्धांत से भटक रहे हैं। आज सत्ता जो है व्यक्ति विशेष पर केंद्रित हो गई है। मुझे उम्मीद थी कि आप अपनी कोई खामी को स्वीकार करेंगे और मेरे सवाल पर आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमी थी जिसकी वजह से जनता ने हमको नकारा। लेकिन आपने अपनी नाकामी का भी ठीकरा जो है वो
भाजपा पर ही फोड़ने की कोशिश की है। और आपने कहा है कि आज प्रदेश में हो या सेंटर में हो, सरकार के नाम पर या चेहरों के नाम पर कुछ चेहरे हैं, बाकी जगह बिल्कुल आपकी ही तरह उनका भी हाल है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि लोकतंत्र के अंदर सत्ता से ज़्यादा विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। पिछले टेन्योर में तो आपको लोकसभा के अंदर विपक्ष की भी जिम्मेदारी मिलने से आप रह गए थे। इस बार आप विपक्ष बने हैं, बाकायदा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपको एक पहचान मिली है। प्रदेश के अंदर आपका हाल आपको मालूम है कि शायद आपके खाते भी जो खुले हैं वो गिनती के ही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे विपक्ष, लोकतंत्र की जो एक बैलेंस करने की होती है, विपक्ष आवाज़ उठाने की ताकत रखे, मादा रखे, आप उठा पाते हैं? राहुल जी की पदयात्रा के बाद कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। राहुल गांधी जी जननायक के रूप में भारत में उभरे हैं, लोगों की आशा के केंद्र बने, और उनकी परिपाटी को चलाते हुए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, उनको लेकर के आए दिन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का ऐसा कोई महीना नहीं जाता जिस समय हम मुख्य मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन ना करते हैं। अभी पिछले दिन नगर निगमों में, नगर इकायों में जो हाउस टैक्स बढ़ाने का काम सरकार ने 400 गुना किया, उसकी लड़ाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, जिसका परिणाम ये मिला कि वो निर्णय में गाजियाबाद की नगर निगम को पैर अपने खींचने पड़े, वो निर्णय वापस लेना। दूसरी चीज़ें, जो ये सरकार शिक्षा और चिकित्सा को महंगी करके गरीबों पर भार बनना चाहती थी, उसके खिलाफ हमने धरने प्रदर्शन करने के काम समय समय पे किए। अभी हम फिर करने जा रहे हैं, परसों प्रदर्शन करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जो उत्तर प्रदेश सरकार 5000 स्कूल, जो सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल गांव-गांव खुले हुए हैं, जिसमें गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, उनको बंद करने का ये सरकार काम कर रही है। एक तरफ शिक्षा के मंदिरों को बंद किया जा रहा है, दारू के ठेके गांव-गांव खुलाने का ये सरकार काम कर रही है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम 3 तारीख को धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसे जगाने का काम करेंगे। अब कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, जिसका परिणाम आपने देश की राजनीति में देखा कि हमें विपक्ष का पद मिलेगा, और आने वाली जो 27 होगी उसमें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। हो सकता है, हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम उत्तर प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनाएं। देखिए, ये सपने बहुत दिनों से जनता भी देख रही है, आपके कार्यकर्ता भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं कि आपकी सत्ता ये बार आएगी। और अगर बात करें, आपने जिनका नाम लिया राहुल जी का, उनकी कमान में कितने चुनाव आप लोग हारे हैं, शायद आपको गिनती भी शायद आपको भी याद नहीं होगी। और आज भी आपकी सबसे बड़ी होप या सबसे बड़ी तोप राहुल जी हैं। आप ले जाके सब लोग वहीं अपनी चीज़ें डाल देते हैं कि वो खड़े हो गए हैं तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, वो एक्टिव हो गए हैं तो चीज़ें हो जाएंगी। ये हो सकता है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो कि राहुल जी खड़े हैं, राहुल जी विपक्ष के तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं। हो सकता है आपके कार्यकर्ता में भी उत्साह हो, लेकिन जो राहुल जी के आसपास जो लोग हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो कि सेकंड लाइन पर गिने जा सकते थे, वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। या तो राहुल जी नज़र आते हैं या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता नज़र आते हैं। जो बीच का एक ताना बाना है वो कहीं नज़र नहीं आता है। और आप कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं बहुत मुद्दों पर, तो आपकी आवाज़ नज़र भी नहीं आती। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ पर्सनल हो गए हैं, चाहे हेराल्ड का मामला हो, चाहे सोनिया जी के खिलाफ का मामला हो। आवाज़ जनता के मुद्दों के बजाय आप अपनी ही आवाज़ उठाने के लिए कभी कभी वहाँ भी नाकाम नज़र आते हैं। ये एक फैक्ट है जो चर्चा में हो रहा है, जिसको आप कहते हैं कि मीडिया उठा देता है। मीडिया नहीं, मैं आपसे फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। देखिए, जहाँ नेशनल हेराल्ड का उसका मुद्दा कह रहे हैं, ये सरकार सरकारी संसाधनों का, जो सरकारी संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, उनका दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उन्हें उन चीज़ों में उलझा कर रखना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग एक तरफ इनकी उस लड़ाई के खिलाफ सत्यता की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो सेकंड लीडरशिप है, हमारे आदरणीय प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव हैं अविनाश पांडे जी, हमारे प्रभारी सचिव प्रदीप नरवाल जी, भाई धीरज गुर्जर जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई अजय राय जी, तमाम हमारे नेता हर 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर मीटिंगें ले करके सब लोगों को जागरूक और सावधान करने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता उनके निर्देशों पर अब उत्तर प्रदेश में जनता की एक आवाज़ बन चुके हैं, विपक्ष की आवाज़ बन चुके हैं। आपको देख रहे होंगे पिछले लगभग 1 वर्ष में
उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विपक्ष के रूप में कोई पार्टी है तो उसका नाम कांग्रेस है, जो भारतीय जनता पार्टी से कदम दर कदम लड़ रही है। देखिए, लड़ने का नाम ही शायद एक तरह से राजनीति है, और अगर बात करें लोकतंत्र का जो ब्यूटी है वो यही है कि विपक्ष आवाज़ उठाती रहे। विपक्ष अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो सत्ता निरंकुश भी हो जाएगी। एक ज़माना था जबकि सत्ता को ये डर रहता था कि विपक्ष को अगर पता लग गया तो हंगामा हो जाएगा, या तो वो विपक्ष से समन्वय बनाती थी या फिर उससे कहीं ना कहीं एक तरह से समन्वय बना के चलने की कोशिश करती थी, उसको फेथ में लेके कोशिश करती थी। लेकिन आज आप बिल्कुल नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। क्या वजह है? आपकी पावर घटी है, आपका डर घटा है, या विपक्ष के नाम पर आप रोल नहीं अदा कर पा रहे हैं? ये बहुत कड़वा सवाल है, बार बार लाते हैं आप, बार बार ये कह देते हैं कि मीडिया सवाल उठाता है, लेकिन मीडिया भी सवाल नहीं उठाएगा तो आपसे सवाल करेगा कौन? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। जब कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश के अंदर होती थी तो विपक्ष का सम्मान करने का काम कांग्रेस सरकार करती थी। ऐसा भी समय आया जब भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं थी तो हमारे नेताओं ने उनके लिए सीट खाली करके उन्हें चुनवाने का काम भी किया कि अटल जी जैसी आवाज़ पार्लियामेंट में होनी चाहिए, जो हमें विपक्ष जनता की आवाज़ को हमारे तक पहुंचा सके, विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ के रूप में दिखाई दे सके। उनके निजी इलाज का समय आया, उसमें भी कांग्रेस के लोगों ने रोल अदा किया, सरकार ने रोल अदा किया। आज तो ऐसा लगता है जैसे विपक्ष सरकार के निजी दुश्मन पैदा हो गया। सरकार विपक्ष के साथ दुश्मनी वाला व्यवहार पैदा कर रही है, ना कि सहयोगी वाला। देश चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मान होना जरूरी है। सरकार को चाहिए कि विपक्ष की आवाज़ को सुने और उस आवाज़ को सुनने के बाद में उस पर निर्णय ले। आज सिर्फ सत्ता का एक काम रह गया है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाएं। उसके लिए चाहे उन्हें ईडी का इस्तेमाल करने पड़े, सीबीआई का इस्तेमाल कराए या अन्य किसी और साधन। सतीश शर्मा जी, एक मैं आपसे कहूँगा, आपके कार्यकाल में भी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था, यानी आपके ऊपर भी आरोप लगते थे कि आप इन एजेंसीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं। लेकिन मैं अब बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं केंद्र की या बड़ी राजनीति की बात नहीं करता। अब आप जिला अध्यक्ष हैं गाज़ियाबाद के, और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आई है, और गाज़ियाबाद की जनता ये उम्मीद करती है कि नए जिलाध्यक्ष आए हैं तो ख़ास तौर से जो कांग्रेस के सिंपथाइज़र्स हैं, जो कांग्रेस की तरफ उम्मीद की नज़र रखते हैं, जिनको लगता है कि कांग्रेस उनके लिए आने वाले वक्त में या आज के वक्त में आवाज़ बन सकती है, उनके लिए आपके पास क्या प्लान है? आपके बुद्धू बक्से के अंदर ऐसा क्या है कि लोग आपकी बात सुने? क्योंकि राजनीतिक लोगों को आमतौर पर लोग मदारी कहते हैं, तो आपको भी मैं मदारी अगर कहूँ तो आपके बक्से में क्या चीज़ है, आपके पिटारे में क्या है? हमारे पिटारे में सच्चाई है, हमदर्दी है, लोगों के प्रति प्यार है, उनकी सुख दुख और उनकी समस्याओं में खड़े होने की भावना है, जो एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक पारिवारिक सदस्य के रूप में है। कांग्रेस देश की आज़ादी में भी और देश को बनाने में, उसके बाद भी सत्ता चलाने के साथ साथ हमने एक रिश्ता कायम किया परिवार का। ये पूरा 140 करोड़ की जो आबादी है ये कांग्रेस का परिवार है, और कांग्रेस अपना परिवार इसे मान करके अपने जनपद के अंदर हर नागरिक के सुख और दुख में खड़ी होने का काम करेगी। जिले के अंदर पहुंच करके जहाँ जहाँ मुद्दे, जहाँ जनता की लड़ाई लड़ने का काम होगा, हमें किसी भी स्तर पर लड़ना पड़े, सड़क पर उतर के लड़ना पड़े, ज्ञापन उनके माध्यम से वो धरने प्रदर्शन करने पड़े, और कोर्ट भी जाना पड़ा अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करे, अदालतों में जा करके भी हम जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनके दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। सतीश शर्मा जी, बड़े अजीब अजीब सवाल आपको लग रहे होंगे। अभी आपसे हम कह रहे थे कि हम दिल्ली की बात नहीं करेंगे, बड़ी बात नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली ने ही आपको चुना है, जिलाध्यक्ष बनाया है। आप वो पुल हैं, वो कड़ी हैं जो कि जनता से संवाद के लिए, हाईकमान तक पहुंचाने के लिए आप एक कड़ी के तौर पर देखे जाते हैं। और यही कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर था कि जिलाध्यक्ष को इतनी पावर दी जाती थी कि वो विधायकों के और उनके टिकट भी कई बार वो तय करते थे। आज आपको वो जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपने क्या कोई प्लान बनाया है, या उसी ढर्रे पे चल रहे हैं जैसे कि चलता रहा कि एक जिलाध्यक्ष बने, फिर दूसरे बने, फिर तीसरे बने, फिर चौथे बने, तो आप उसमें पाँचवें बनेंगे या कुछ नया करेंगे? राहुल जी ने पूरा नया करने का प्लान दिया है। अब कांग्रेस अब से 40 साल पुराने दौर में पहुंची है, जहां जिला अध्यक्षों को पावर देने का काम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी ने किया है। ठीक, अब प्रत्याशियों का चयन हो या उस क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का बात हो, जो हमारे अभी संगठन हमने बनाया, जिला की कार्यकारिणी घोषित की है,
उसमें विधानसभाओं के प्रभारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवगण बनाए गए हैं, जो कार्यकर्ताओं की भावना को लेकर के उन प्रत्याशियों का अच्छों का चयन कराएंगे कि जो जनता में लोकप्रिय हों, जनता के सुख दुख के साथी हों और चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का। आपके ऊपर एक इल्ज़ाम ये भी था किस ज़माने में, बल्कि आज भी है, मतलब परिक्रमा जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, परिक्रमा जो है दिल्ली की, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। दरी बिछाने वाला एक कार्यकाल अलग होता है, 5 साल लोगों से आप दरी बिछवाते हैं, लेकिन जब लॉलीपॉप या कुछ देने का नंबर आता है, कोई मलाईदार कुछ देने का नंबर आता है, तो दिल्ली से बता दिया जाता है कि ये आदमी है, इसको बनाना है। तो क्या ये परिपाटी आप तोड़ पाएंगे या आपको लगता है कि आप उसी ढर्रे पे चलेंगे? बिल्कुल, ये तोड़ दी गई है, ये परिपाटी नहीं चलेगी। अब दिल्ली की परिक्रमाओं से टिकट नहीं आने हैं, अब काम करने के आधार पर टिकट आने हैं। जो जनता के बीच रहेगा, जनता का काम करेगा, जनता की आवाज़ सुन करके प्रत्याशियों का चयन होगा, उसके लिए किसी परिक्रमा की आवश्यकता नहीं है। अब सिर्फ आपको जो कार्यकर्ता है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं, वो क्षेत्र में जाएं, काम करें, लोगों को जोड़ें, कार्यकर्ताओं को जोड़ें और जनता के बीच संवाद कायम करके उनकी समस्याओं को उठाएं और उनका समाधान कराएं। इसी से टिकट मिलने का पैमाना होगा। देखिए, मेरे कई सवाल थे, हो गए हैं, लेकिन 2 सवाल मेरे बच रहे हैं। लास्ट, जो सेकंड लास्ट है, वो ये है कि राजीव गांधी जी एक कॉन्सेप्ट लाए थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, कि पंचायती राज को वो एक लोकतंत्र का खास तौर से भारत के विकास का एक वो मानते थे कि पैमाना के तौर पर, और वो उन्होंने एक नारा भी दिया था और एक पूरा स्ट्रक्चर दिया था। नेक्स्ट ईयर आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से पंचायती चुनाव होने की बात चल रही है, उनकी डेट कभी भी आ सकती है। आप कितने तैयार हैं? क्योंकि स्लोगन आपका था, ये नारा आपका था, ऐसा आप ही कहते हैं, और आपकी तैयारी क्या है ज़मीन पर? पूरी तरीके से हम तैयार हैं। राजीव जी ने पंचायत राज एक्ट लागू करा करके देश के जो गरीब लोग थे, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, पिछड़े, दलित, महिलाएं, उन सबको अधिकार दिलाने की भावना से इसे लाया गया था। और आज कांग्रेस इसी पर काम करने जा रही है कि जो अगले साल स्थानीय पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जिला पंचायत के सदस्य, बीडीसी मेंबर्स, ग्राम प्रधान, ये सब बने। हमारे कार्यकर्ताओं ने इसके लिए तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी है। इस बार हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे जिला पंचायत के सदस्य के रूप में, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि जनता में जो हमारा सामंजस्य टूटा था, उसे हमने पुनः कायम किया है, उनके बीच जाकर मजबूती से अपने आप को खड़ा किया है। आखिरी सवाल यहीं से शुरू करूंगा। आपने कहा कि हम तैयार हैं। तैयार आप बहुत जगह थे, आप राजस्थान में भी तैयार थे, आप दिल्ली में भी तैयार थे, अब आप कह रहे हैं कि अभी भी तैयार हैं। तो एक तो वो तैयारी का पैमाना आप वही रखेंगे जो पिछली तरह था, या कुछ नया? दूसरी बात, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या आपको दिल्ली जाना है, या फिर 36 साल का जो वनवास है वो अभी कायम रखना है? यानी उसे आप तोड़ पाने के लिए लालित हैं, बेचैन हैं? आप सोचते हैं कि उस 36 साल के वनवास को तोड़ेंगे या तोड़ पाएंगे? बिल्कुल तोड़ पाएंगे। हमारे नेताओं ने संगठन सृजन का एक अभियान पूरा 100 दिन का चलाया हुआ है। उस 100 दिन के अभियान में हमें 5 स्तरीय संगठन खड़ा करना है, जिसमें जिला और ब्लॉक हमने बना दिया है। अब अगला कदम हमारा न्याय पंचायत, ग्राम सभा और बूथ लेवल का होगा। जिस दिन हम इस 100 दिन का कार्यक्रम को पूरा करके खड़े हो जाएंगे, हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर खड़ा दिखाई देगा, और वही जो कार्यकर्ता होगा वही हमारी पार्टी की नींव है। वहीं से हम अपने पुराने दिन वापस करेंगे। जो ये वनवास हमारा है 36 सालों से यूपी में, इस वनवास को ख़त्म करके हम 27 में यहाँ परचम लहराएंगे, और उसके बाद यहीं से रास्ता दिल्ली की दिया जाएगा, जो हमें कामयाबी देगा। मैं बिल्कुल बेस्ट विशेज़ आपको नहीं दूंगा। विपक्ष के तौर पर मैं आपको 0 देता हूं, और एक स्थायी विपक्ष के तौर पर, मीडिया के तौर पर मैं अपने आप को कोशिश करता हूं कि मैं खड़ा रहूं और आपसे सवाल करता रहूं, चाहे सत्ता से हो चाहे विपक्ष से हो। एक स्थायी विपक्ष मीडिया के तौर पर हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। कांग्रेस से सवाल इसलिए बनते हैं कि सबसे ज़्यादा देश के अंदर सत्ता उसके पास रही। आखिर क्या कारण है कि आज जनता ने उसको नकार दिया है? ये मंथन जनता को नहीं करना, बल्कि कांग्रेस को खुद करना है, हाईकमान से लेकर नीचे के स्तर तक लेकर, और ख़ास तौर से जिलाध्यक्ष के तौर पर सतीश शर्मा जी को इसलिए करना होगा क्योंकि ये वो कड़ी है, ये वो पुल है जिससे उतरकर जनता और हाईकमान के बीच में संवाद स्थापित किया जा सके। हम आपके मुद्दे बड़ी मजबूती से उठाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी खामियां रह जाती हैं, आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप शायद हम बात नहीं कर पाते हों। आपके सुझाव की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। आप सुझाव करें, आप कमेंट करें,
भाषा की मर्यादा रखते हुए हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि वो अपनी राय रखें। आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आवाज़ को और मजबूती से उठा सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।